have Mr. Rupinder Singh Duggal with us, Head of IELTS Operations West India, associated with IELTS IDP for more than 12 years now. Please welcome him. So I'll directly go with the questions today. Sure, sir. So my very first question is related to IELTS only. So मेरा पहला सवाल, why IELTS? मार्केट में इतनी सारी एग्जाम्स है, फिर भी स्टडी अब्रॉड के लिए IELTS को ही बच्चे क्यों चुने? देखिए, IELTS को पहली बात तो यह है कि हमें ये चीज समझनी चाहिए कि पहले हमारे को चूज करना है इंग्लिश एज अ लैंग्वेज को, ठीक है। उसके बाद देन सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है कि हमें कौन सा टेस्ट देना चाहिए। व्हाई IELTS? रीजन इज कि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, आप वर्क वीजा पे जा रहे हैं, या आप इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं, या आप पढ़ने जा रहे हैं। तो ये एक टेस्ट है जो आप देंगे जिसके कारण आपका ग्लोबली जो है आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। इट इज एक्सेप्टेड इन मोर देन 140 कंट्रीज। 12,500 यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, प्रोफेशनल बॉडीज इस चीज को एक्सेप्ट करती है। जब से हमने एग्जाम शुरू किया है 30 लाख टेस्ट टेकर्स ने दिए हैं। 30 लाख, दैट मीन्स ऑन एवरेज हर हफ्ते करीबन 60,000 कैंडिडेट्स IELTS देते हैं। सो इट इज वन ऑफ द ट्रस्टेड टेस्ट। 30 साल से हम कर रहे हैं इस टेस्ट में, और आने वाले अनदर 100 साल तक हम करते ही रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो मेरा सेकंड सवाल है, मैं खुद टीचिंग फील्ड में हूँ, आई एम टीचिंग IELTS एंड इंग्लिश। आई नो कि बच्चों को बहुत ही ज्यादा फियर है रिगार्डिंग दिस लैंग्वेज, मेनली ग्रामर को लेके। तो इसमें आपको क्या लगता है, गलती किसकी है, उनके पेरेंट्स की, उनके स्कूल की, या फिर बच्चे की खुद की? सर ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको लगता है क्या किसमें इसकी गलती है? तो मेरे हिसाब से तो गलती इंग्लिश लैंग्वेज की, जो बच्चों को बचपन से एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। मेरा ये मानना है कि उनको अगर बचपन से ही एटमॉस्फेयर मिल जाता तो अच्छा रहता। सर मैं मानूंगा कि गलती ना पेरेंट्स की है ना बच्चों की है। मैं ये मानता हूँ कि एक स्किल है, ठीक है। शायद उन लोगों को ये इसकी अहमियत नहीं मालूम है अभी तक। सो दे वर नॉट अवेयर ऑफ इट, बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अगर उनको मालूम होता तो ये स्किल है, कोई भी एक्वायर कर सकता है। ओनली थिंग इज दैट कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी मातृभाषा हिंदी है, ठीक है, तो मुझे सीखने में कितना टाइम लगा, ठीक है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया। मेरी मातृभाषा गुजराती है, तो मेरे पेरेंट्स ने कितने टाइम में सिखा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्वायर करने में बहुत ईजी है। हाँ, हमें ये जरूर समझना चाहिए कि इट्स अ नेसेसिटी। ये इट्स अ नेसेसिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोच रहे हैं कि हम जब बाहर जाना चाहते हैं विदेश में, अब मुझे पसंद है या नहीं पसंद है, जिस दिन मैं वहां लैंड करूंगा तो इंग्लिश इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट लैंग्वेज, ओके। सो वहां पे ये लैंग्वेज चेंज हो जाती है फ्रॉम अ स्किल टू लाइफ स्किल, क्योंकि मेरे को डे टू डे जो है ना एक्टिविटीज को अपना फुलफिल करने के लिए आई हैव टू अक्वायर दिस लैंग्वेज। So ultimately, if the students get the right atmosphere, it will help them. It will help them and they should acquire it also. अगर आप इंडिया की भी बात करें, तो आप कहीं में भी कोई MNC कंपनी में आप एम्प्लॉयबल होने जाते हैं या आप नौकरी ढूंढने जाते हैं, आप पसंद करें ना पसंद करें, आपका इंटरव्यू हमेशा इंग्लिश में ही होगा। So it is a necessity. But that movies and books, I think that can help them. Not exactly. Movies and books can definitely help them to a certain degree. मैं मानता हूँ कि right guidance और right mentorship चाहिए अगर आप इसको rightly acquire करना चाहते हैं। I think it's my role, my duty. Yes. सर IELTS को लेकर मेरा एक और सवाल है कि इसकी फीस हमेशा बढ़ती ही रहती है। मैंने जब लिया था तब it was 11,000 back in 2015. Now it's almost 18,000. तो इसका रीजन क्या है, और क्या है कभी फीस रिवर्स जा सकती है कि नहीं जा सकती? डेफिनेटली जा सकती है। अगर इन्फ्लेशन जो है हमारा कम हो जाएगा तो हम डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे हर साल आपके रेंटल्स बढ़ते हैं, हर साल अब हमारी टीम को हमारे इंक्रीमेंट भी देना है, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो है ना हर साल बढ़ते हैं, ठीक है। और बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट क्रिटिकल पार्ट IELTS में ये है कि हमारे को सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द टेस्ट को हम मेंटेन करना चाहते हैं, तो उसमें हेवीली इन्वेस्टमेंट आता है डिजिटल प्लेटफॉर्म में, ह्यूमन प्लेटफॉर्म में।
तो इसके कारण आपका हर साल होता है, और वैसे भी हम बहुत नॉमिनल इंक्रीमेंट करते हैं। अगर आप देखेंगे, आपने जो बताया कि आपने जब टेस्ट किया था तो 15,000 सीट थी और आज वो जाके सिर्फ 18,000 होगी। सो इट्स अ वेरी नॉमिनल इंक्रीमेंट। और सर अभी इतनी सारी पॉलिसीज चेंज हो रही है फॉरेन में, तो आपको क्या लगता है व्हाट इज दी जेन्युइन एडवाइस, बच्चों को अभी फॉरेन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? देखिए, मैं अगर आपसे डेटा ड्रिवन बात करूं तो पिछले साल अगर देखा जाए तो 12 लाख बच्चे बाहर गए, ठीक है। सो मैं मानता हूं कि बच्चों को बाहर डेफिनेटली जाना चाहिए फॉर बेटर लाइफ, ओके, प्लस बेटर एजुकेशन। आई एम नॉट सेइंग दैट द इंडियन एजुकेशन इज नॉट दैट ग्रेट, बट देन इन दैट केस देयर आर सर्टेन स्पेशलाइज्ड कोर्स जो इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है और जो बाहर काफी अवेलेबल है। तो जितना पैसा आप इंडिया में उस कोर्स करने के लिए लगाएंगे, अगर मान लीजिए आप बीए करते हैं या बीकॉम करते हैं, आज अगर एक अच्छे इंस्टीट्यूट और एक कॉलेज से करते हैं, तो उतना ही पैसा में आप जाके बाहर भी पढ़ सकते हैं एंड आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। यू इंटरेक्ट विद पीपल कमिंग फ्रॉम द एंटायर ग्लोब, तो उससे आपका हॉराइजन जो होता है वाइडन होता है। सो मुझे लगता है कि वो राइट एक्सपोजर देता है। आपका जो ब्रेन को, आप जो आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो आप सिर्फ आपका जो सोच है, उसको आपका हॉराइजन को बड़ा कर देता है। And I think they become mature also, responsible also. Definitely, sir, because they become, first and foremost, they become independent. Correct. Yeah, they become independent. They take their own calls, so they are not dependent on anyone. उनको जिस दिन उतरते हैं, पढ़ भी रहे हैं, साथ में काम भी कर रहे हैं, ठीक है। Not to that extent, का खाना भी बना रहे हैं। And I think dollars also. So that is another reason. मुद्दा तो always matters. Okay, sir. And one more question to you. चारों मॉड्यूल्स का लेकर आपका क्या कहना है? What should be the best strategy from the student's point of view and especially reading module? See, देखिए, पहली बात है कि अगर आप एक स्टूडेंट को कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपको उसका फॉर्मेट को समझना चाहिए, ठीक है। बिकॉज अगर आप आइल्स का फुल फॉर्म देखेंगे, इट इज इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो आप उसमें दो वर्ड्स अगर देखेंगे तो एक तो क्या है, इंटरनेशनल है, और लास्ट वर्ड क्या है, सिस्टम। तो जब पेपर को बनाया जाता है तो हम ये दिमाग में रखते हैं कि ये हम उन कैंडिडेट्स के लिए बना रहे हैं जिनकी इंग्लिश पहली लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। और लास्ट वर्ड क्या है, सिस्टम है। तो हमने उसे डिफाइन कर रखा है। तभी तो आप देखेंगे कि अगर हम असेसमेंट में करते हैं, हम स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 0 एंड वी गो अप टू 9 बैंक्स, ओके। सो दैट मीन्स हम यहाँ कहीं पे भी आपको नहीं बता रहे हैं कि आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि करंटली आपकी प्रोफिशिएंसी लेवल जो है हाईलैंड की है, या आप अभी बिगिनर हैं, या एडवांस में हैं, या आप प्रोफिशिएंट हैं, ओके। दूसरी बात जो आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप चारों की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आप रीडिंग की बात कर रहे हैं, हमने ये चीज देखा कि गुजरात में हाँ थोड़ा चैलेंज होता है कि कैंडिडेट बिलीव करता है कि बेसिकली इट्स अ वेरी चैलेंजिंग वन। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से 1 घंटे का टेस्ट है, 3 पैसेज आते हैं, 40 क्वेश्चन है। तो सबसे क्रिटिकल पार्ट क्या है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो हमारे को वो सीखना है, टाइम मैनेजमेंट। दूसरी बात, अगर मैं एक पैसेज की बात करता हूँ तो एक पैसेज में आप मान लीजिए 2700 के अप्रोक्सीमेटली 2700 वर्ड्स हैं, ठीक है। अगर आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ना चाहेंगे, ठीक है, और आप 100 वर्ड भी अगर पढ़ सकते हैं 1 मिनट में, तो आपको 27 मिनट तो पढ़ने के लिए लगेंगे। सो आपका टेस्ट कभी पूरा नहीं होगा। तो आपको स्ट्रैटेजीज मालूम चाहिए, किस क्वेश्चन के लिए मेरे को स्किम करना है, किसके लिए मेरे को स्कैन करना है, किसके लिए मेरे को डिटेल रीडिंग के लिए करना है। सेकंड क्रिटिकल चीज ये आ जाती है, अभी अगर मैं आपसे कैंडिडेट से पूछूं यहाँ पर कि क्या वो 1 घंटे तक कंटिन्यूसली कोई भी पीरियडिकल, कोई हिंदी में हो सकता है, गुजराती में हो सकता है, आपने कोई भी मातृभाषा में कंटिन्यूसली 1 घंटे तक पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ देम they cannot. So that means you have to work as an athlete. You will be fast. You have to train your brain to be assertive and alert for 1 hour. Okay. फिर उसके बाद है राइट काइंड ऑफ मेंटरशिप जो आपके इंस्टीट्यूट में आके इनको मिलती है। और उसका नतीजा क्या होता है कि हमने ये देखा है कि आपके इंस्टीट्यूट में से काफी कैंडिडेट्स को 7+ 8.5 बैंक्स भी आते हैं। So right kind of mentorship is also very critical.
Thank you so much, sir. So now we'll have second set. In this, I'm going to ask you some questions. It will be like a rapid fire round. Okay. आपको जो भी आंसर देना है वो 1 word या 1 line में आंसर देना है. ठीक है जी. ठीक है सर. So are you ready? Quite ready. Okay. So my very first question, क्या IELTS एग्जाम कोई भी दे सकता है? बिल्कुल कोई भी दे सकता है, बशर्ते वो प्रिपेयर्ड हो. ठीक है. Age doesn't matter, right? Age doesn't matter. Age doesn't matter. क्या स्पीकिंग एग्जामिनर सिर्फ इंडियंस होते हैं? हाँ, अगर आप इंडिया की बात करो तो मेजॉरिटी ऑफ द एग्जामिनर्स आर गोइंग टू बी इंडियंस, बट कई बार हम फॉरेन एग्जामिनर्स को भी इंगेज करते हैं. क्या IELTS में 9 out of 9 बैंड्स लाना पॉसिबल है? हम तो मानते हैं कि हर बच्चा 9 बैंड्स लेके आ सकता है. इट इज क्वाइट पॉसिबल. जितने भी एग्जामिनर्स हमारे हैं सब 9 बैंड्स हैं. और क्या कोई गुजराती मीडियम स्टूडेंट 7+ बैंड्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ला सकता है? बिल्कुल. मैं आपको एक कह सकता हूँ कि 7 बैंड्स वाले आपके इंस्टीट्यूट में से कितने सारे हैं, मैं उनके अगर बोलूँ तो लिस्ट ही नहीं खत्म होगी. तो 100% जो है बच्चे जो है 7 बैंड ले सकते हैं. ऑन एवरेज मैं बात करता हूँ, अगर 100 बच्चे हैं उनमें से करीबन 23% बच्चे जो है 7 एंड अबव बैंड लेके आते हैं. क्या मैं सेकंड अटेम्प्ट देता हूँ IELTS का तो मेरा फर्स्ट स्कोर डिस्कार्ड हो जाएगा? नहीं, आप कोई भी, दे आर यूजुअली एक्सक्लूसिव रिजल्ट्स. आप पहला रिजल्ट्स भी दे सकते हैं. आपका बैंड जो आपका TRF है वो भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर दूसरा जो है वो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो दे आर यूजुअली एक्सक्लूसिव. और अगर मैं रीचेकिंग कराता हूँ तो कितने % चांसेस है मेरे स्कोर बढ़ने का? देखिए, जब आप रीचेकिंग के लिए जा रहे हैं, पहली बात तो आपके अंदर कन्विक्शन होना चाहिए कि आपने राइट जो है राइट अटेम्प्ट किया, राइटली अटेम्प्ट किया है, ये जो भी आपने जो स्किल को है. एंड यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस कि समवेयर बेसिकली आई फील दैट कि नहीं, आई हैव टू गो फॉर अ रीअसेसमेंट. अगर आप वेरी कॉन्फिडेंट हो और आपको मालूम है कि आपने जो है राइट वे से उसे अप्रोच किया है, तो मेरे हिसाब से वो चेंज हो जाएगा. और आप अपने लक को ट्राई करना चाहते हैं तो मैं मानता हूँ कि मुश्किल. और क्या सर लिसनिंग रीडिंग के अंदर रीचेकिंग में स्कोर बढ़ सकता है? लिसनिंग रीडिंग में जनरली हमने देखा है कि जनरली कैंडिडेट अप्लाई भी नहीं करते हैं. और जो है हमने जनरली जो देखा है वो नहीं बढ़ता है, बिकॉज वो थोड़ा मुश्किल है बढ़ना. बट डेफिनेटली अगर वो एक ऑप्शन है तो कैंडिडेट को अगर लगता है कि वहाँ पे है तो वो उसको अवेल करना है. क्या IELTS हर कंट्री, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज के लिए एक्सेप्ट होता है? मैंने आपसे ये बताया, जैसे कि जब शुरुआत में हमने बताया था 12,500 यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स को एक्सेप्ट करते हैं. तो IELTS सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स में मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में एक्सेप्ट होती है. क्या हैंडराइटिंग IELTS के एग्जाम में मैटर करता है? बिल्कुल करती है. ऐसा नहीं, आपकी हैंडराइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, क्योंकि हमारा IELTS एग्जामिनेशन में एग्जामिनर्स को चेक करता है. तो अगर आपने लिखा ही नहीं है ढंग से तो उसको मैटर करेगी. बट हाउएवर द बेस्ट पार्ट अबाउट IELTS इज दैट यू हैव अ ऑप्शन टू गिव द टेस्ट ऑन पेपर बेस्ड, जहाँ पे आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी. एंड देन देयर इज अ कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट जहाँ आपको टाइप करने क्लिक करेगी. तो अगर आप टाइप में जाते हैं, कंप्यूटर डिलीवर्ड चाहते हैं, तो वहाँ आपको राइटिंग मैटर नहीं करेगी. तो क्या CD बेस्ड एग्जाम पेपर बेस्ड एग्जाम से इजी रहता है? अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इजी रहता है, तो मेरा आंसर होगा कि दोनों ही फॉर्मेट इजी है. उसमें कोई आप दो राय नहीं है. बट आपको पूरा फॉर्मेट समझना पड़ेगा. आपको ये समझना पड़ेगा कि पेपर को कैसे अप्रोच करना है. एंड फर्क इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि हमने जनरली देखा है कि कैंडिडेट जब CDIs में लेते हैं they tend to score better. This is what the feedback we are getting from the market. We have no statistical data to back it up. But हम ये मानते हैं कि जितना भी फीडबैक मिला है तो कैंडिडेट जब CDIs में देते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो जर्नी है, दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट. तो अभी आप देखेंगे कि हमारे कोई भी CDI सेंटर की आप देखेंगे, आपको ओवरऑल जो रिव्यूज आएंगे, गूगल रिव्यूज 4.8 4.9 से ऊपर ही आउट ऑफ 5. और सर ब्लैक पेन ही क्यों यूज होता है IELTS के एग्जाम में? व्हाई नॉट पेंसिल और व्हाई नॉट एनी अदर कलर? ब्लैक पेन इसलिए हमारे यूज करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के लिए. उसका कोई मेजर रीजन नहीं है. अगर कल को हम ब्लू पेन भी यूज कर सकते हैं. सो बट स्टैंडर्डाइज हो जाए कि एक ही स्टैंडर्ड से हम सारे कैंडिडेट को एसेस कर रहे हैं. और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप ब्लैक से लिखते हैं ना, तो आपकी राइटिंग उभर के आती है. और क्या कि हमने उसको हम ही पेन प्रोवाइड करते हैं, तो हम एक ही ब्रांड का पेन अक्रॉस इंडिया करते हैं. तो दैट इज स्टैंडर्डाइज. सो दैट भी अगर कल को थोड़ा लाइट हो तो एग्जामिनर ना पढ़ पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए.
एंड वन लास्ट क्वेश्चन इन दिस कैटेगरी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि फ्यूचर में आईएलटीएस का एग्जाम कंडक्ट ही ना हो ड्यू टू एनी अदर रीजंस, एनी रीजंस, मे बी ड्यू टू एआई और कभी नहीं होगा। थैंक यू सो मच। Okay, sir. So now I want some students, they are having their doubts and questions. So I want them directly to ask you these questions, and you can give them answers. Most welcome. So yes, anyone? Yes, Brian. Hello sir, my name is Brian, and my question is that how can we manage time for reading and writing in real exam? Okay, it's a very good question that Brian that you have asked me. How to manage your time? See, when we talk about the reading section, okay, the first and the most important thing is you have to understand that there are going to be 3 passages जो आपको दिए जाएंगे. You have 60 minutes, okay, to attempt these questions, the entire passage. So आपको अगर टाइम मैनेजमेंट करना है, पहली बात तो आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि आपको ब्रेन को असर्टिव एंड अलर्ट 60 मिनट्स के लिए रखना है. So आप रीडिंग करना जो है उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए. मे बी आप पहले 15 मिनट पढ़ पाएंगे, फिर उसके बाद 25 मिनट पढ़ पाएंगे, 30 मिनट्स पढ़ पाएंगे, और फिर आप उसको 60 मिनट्स तक लेके जा सकते हैं. ठीक है. अब मैं आपसे रीडिंग की अगर आप बात करेंगे तो बेस्ट पार्ट अबाउट रीडिंग इज दैट कि आप पढ़ेंगे तो पैसेज पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें आप कवर करेंगे. पहले आपका कॉम्प्रिहेंड करेंगे कि आपका जो पैसेज है उसमें से उसका सारांश क्या निकल रहा है. वो क्या आ जाता है आपका मैथ्स हेडर्स. ठीक है. सारांश निकालेंगे तो मैथ्स हेडर्स आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद जब पैसेज पढ़ते हैं धीरे धीरे तो आपको एक चीज और दिखेगी, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी. ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी आपको कहाँ काम आएगी? दोनों जगह आएगी, राइटिंग एंड स्पीकिंग में भी काम आएगी ग्रामेटिक. फिर आपका लेक्सिकल रिसोर्स है क्योंकि आपको नए वर्ड्स आएंगे. ठीक है. तो आपका कहाँ काम अगेन आएगी? स्पीकिंग एंड राइटिंग में आएगी. ठीक है. उसके बाद आपका एक और जो उसमें आता है कोहेरेंस एंड कोहेजन होता है, स्ट्रक्चर जो आपका होता है. ठीक है. आप वो भी सीखेंगे. कहाँ काम आपको आएगी? वो राइटिंग एंड स्पीकिंग में. ठीक है. उसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए, हम रीडिंग की बात कर रहे हैं, कि कौन से क्वेश्चन में हमारे को कौन सा जो है स्ट्रैटेजी यूज करनी है. स्किम कहाँ करना है, स्कैन कहाँ करना है, डिटेल रीडिंग कहाँ करना है. सो मेरा मानना है कि अगर आपको एक स्ट्रैटेजी में अगर बताऊं जहां पे आप इस पे इंप्रूव कर सकते हैं, तो पहली स्ट्रैटेजी है कि यू शुड टेक अ मेंटरशिप. ओके. दूसरी स्ट्रैटेजी है स्टार्ट रीडिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस. उसके बाद सबसे क्रिटिकल चीज ये है, आपका जो टेस्ट है उसमें कितने क्वेश्चंस है? हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? 40 करेक्ट. ठीक है. बट कहीं उसमें ऐसे कोई क्वेश्चंस आएंगे आपके पास जहां आपको लगता है इट विल टेक मोर टाइम. अब रीडिंग में आप एक क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम क्या स्पेंड कर सकते हैं? 1.5 मिनट्स. दैट्स अ मैक्सिमम, जिसमें आपको 3 चीजें करनी है. आपको क्वेश्चन को पढ़ना समझना है, आपको पैसेज में से उसका आंसर ढूंढना है, और आपको आंसर अटेम्प्ट करना है. ठीक है. तो अगर आप क्वेश्चन देखते हैं और आपको लगता है कि 1.5 मिनट से ज्यादा आपको लगेगा, तो आपको क्या करना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाना चाहिए. तो जब आपका पेपर खत्म होने के बाद आपके पास जो 10-15 मिनट बचते हैं, देन यू कैन कम बैक टू दोस क्वेश्चंस. ठीक है. दूसरी बात ये होनी चाहिए कि हम तो मानते हैं कि आपको 100% 9 बैंड्स के लिए ही प्रिपेयर करना चाहिए. हो सकता है कि यू आर लुकिंग फॉर 7.5 बैंड्स और यू आर लुकिंग फॉर 7 बैंड्स. तो आपको मालूम है कि मेरे को कितने करेक्ट आंसर चाहिए, वो आपको पता है. तो ये अगर आपको पता है कितने करेक्ट आंसर है, तो आपको ये भी पता है कि कितने आप जो क्वेश्चंस है वो छोड़ सकते हैं. ओके. तो आप छोड़ सकते हैं. क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ? तो छोड़ना तो हमारे को एक भी नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं. ठीक है. और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आप छोड़ सकते हैं, ताकि आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो यू डोंट वेस्ट योर टाइम एंड यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यू डोंट पैनिक. तो ये मेरे हिसाब से आपके पास जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसके कारण आप जो है ना टाइम मैनेज प्रॉपर्ली कर सकेंगे. बाकी स्ट्रैटेजीज आप मेंटरशिप जहाँ से भी ले रहे हैं वो आपको बताएंगे, बिकॉज उनके पास एक लर्निंग कर्व है.
ठीक है, उनके पास कम से कम नाना करते हुए अगर मान लीजिए अगर वहाँ पे 5 फैकल्टी जी हैं और 10 साल से पढ़ा रहे हैं तो उनके पास 50 साल की एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, तो उनको पता है कि इस एग्जाम को आप कैसे इजिली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको राइट टूल्स, राइट स्ट्रैटेजीज, आपको ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, ठीक है, लेक्सिकल रिसोर्स एंड का जो है आपको पूरा बंडल आपको वहाँ से आराम से मिल सकता है। प्लस दे विल एक्सपोज यू टू दी रियल टाइम टेस्ट, दे विल क्रिएट वो आपको उससे आपको मदद ही मिलेगी कि आप 10 पेपर देंगे तो आपको पता है कि मैं 10 पेपर में आराम से जो है टाइम मैनेज भी कर सकता हूँ। मेरा मानना है कि मेंटरशिप इज वेरी क्रिटिकल। परफेक्ट, बिल्कुल सही। Yes, next question. Yes. Hello, sir. Myself Janvi. So, sir, my question is that how can I got 6 or more bands in speaking? Because I think I lack in fluency, and at home we don't usually communicate in English. So I want to know the key to get 6 and more bands in speaking. Okay. Then in that case, this is a very good question again. See, when you talk about speaking, okay, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जब बोला ना कि आई एम नॉट गेटिंग मोर देन 6 बैंड्स, सो मैं मानता हूँ कि आपको बैंड डिस्क्रिप्टर समझना पड़ेगा कि व्हाई यू आर नॉट गेटिंग दिस 6 बैंड्स। इफ यू आर इन अ पोजीशन टू डिसाइफर दिस थिंग व्हिच योर मेंटर कैन हेल्प यू, कि दीज आर दी एरियाज दैट यू नीड टू इंप्रूव अपॉन। ठीक है, देन दूसरा मैं आपको स्ट्रैटेजी बोलूँगा कि आप जो भी आप मिलते हैं, जिनसे भी मिलते हैं, ठीक है, उनसे आप जब कन्वर्जेशन करें तो इंग्लिश में ही करें। ठीक है, आपको यू डोंट शाय अवे, मतलब आपको जो कन्वर्जेशन है इंग्लिश में ही करनी चाहिए। डोंट हैव अ फीलिंग दैट दे मे लाफ एट मी, दे विल मेक फन ऑफ मी। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा भी लगता है आपको फिर भी आप उसमें बात करिए। उसका एक रीज़न मैं आपको बताऊंगा, जब वो हंसेंगे आप पे तो आप उनसे एक ही क्वेश्चन पूछिए, आप बताइए मुझे सही तरीके से कैसे बोलना है। तो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर स्किल्स। देन आप क्या कर सकते हैं, जो है वैरायटी ऑफ जो टीवी चैनल्स देख सकते हैं, आप BBC देख सकते हैं, CNBC देख सकते हैं। तो आप जब देखेंगे तो आपको वहाँ से न्यू वर्ड्स भी मिलने को सुनने को भी मिलेंगे। ठीक है, अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपने इनरोल कीजिए आप किसी इंस्टीट्यूट में। क्यों, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब आप इनरोल करते हैं, ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस एरिया में आप लैक कर रहे हैं, एंड दे विल टेल यू हाउ टू इम्प्रूव। I would like to add something over here, sir. मेरी एक स्टूडेंट थी किरण करके, शी वाज लाइक अराउंड 48, 47 एंड उनकी 2 डॉटर्स थी। तो उन्होंने अपने घर में एक रूल बनाया था कि जब भी उनकी डॉटर को कुछ भी काम हो, दे विल आस्क इन इंग्लिश ओनली। And she wanted to get around 5, 5.5 and she managed to get 6 in the very first attempt. 48 की एज में with 2 daughters and you know a lot of household work and everything, she managed to get 6 bands. So by creating that thing, you know, like she had started talking. उन्होंने रूल बना दिया, अगर वो गुजराती में क्वेश्चन पूछेंगे तो वो जवाब ही नहीं देंगे। So this is how she improved and आप ये follow कर सकते हो। Thanks. Yeah, anyone else with next question? Yes. Hi sir, my name is Asha. I have a question that I have heard that real exam condition is very stressful. So is it true? आशिया जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूँगा कि आज हमने आपको एक रियल टाइम एग्जाम का एक्सपीरियंस दिया है, तो आपको क्या लगता है, इट इज गोइंग टू बी स्ट्रेसफुल? Sir, time management in reading, I find that it get some questions I would big language I would answer that. टाइम मैनेजमेंट में आपको इशू आता है, तो दीज आर एंजाइटीज दैट यू कैरी। ठीक है, तो ये जो आप जब भी टेस्ट एनवायरनमेंट में आएंगे, मैं आपसे हम्बल सबमिशन ये है, रिक्वेस्ट ये है कि आप इस चीज़ से बाहर आ जाइए कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विद प्रैक्टिस आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप इजीली टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं आपका जो आपने हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है। देखिए, हमें मालूम है कि आप इंग्लिश आपकी पहली लैंग्वेज नहीं है, तो हमारे जो भी एसोसिएट्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, टेस्ट सुपरवाइजर्स होते हैं, एग्जामिनर्स होते हैं, ये सब चाहते हैं कि आपका इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है।
हम आपके लिए बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। आप जब आते हैं, हम टेस्ट शुरू करने से पहले आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हम आपसे पूछते हैं दैट इट इज क्लियर टू यू, सो दैट मीन्स वी आर पुटिंग योर एंजाइटी टू रेस्ट, ओके। तो बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हम आपके लिए क्रिएट करते हैं एज व्हेन यू कम टू गिव द एग्जामिनेशन। और सर इसमें भी मैं ये बोलूँगा कि एवरी डे 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिस कैन रियली बी वेरी हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन। हाँ, इंस्टेंट शायद वो ना हो, पर अगर आप 15-20 दिन भी अगर 10-10 मिनट बैठते हो खुद के साथ, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीथ, दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल। एंड वन मोर सजेशन दैट आई वुड गिव कि जब भी आपका एग्जाम हो या जब भी आप रीडिंग पेपर देने बैठो, उससे पहले कुछ स्वीट खा के बैठो। You know, your brain will be very happy if you will get enough sugar. But देख लेना diabetes ना हो जाए, but ultimately you can follow this. पता लगे सर वो मतलब शुगर ही खा रही है। सर ने करेक्टली कहा है, बिकॉज शुगर बेसिकली इज फूड फॉर योर ब्रेन। सो जब आप शुगर खाते हैं या ग्लूकोज लेते हैं तो आपका ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। करेक्टली सिर्फ है सर। दूसरा मैं इंपॉर्टेंट चीज आपसे ये चीज बताना चाहूँगा, क्या होगा मैक्सिमम, क्या होगा बताओ। आपने अगर मान लीजिए आप नहीं रीडिंग में स्कोर कर पाएंगे तो क्या होगा मैक्सिमम? No, I hope to attempt second time. No, you don't know. I am also not encouraging you to sit for the second time. But नहीं अगर आया तो क्या करोगे? Is it the end of the world? No. It's not. You have another option. Okay, you can again retake the examination. So you have to, why I am telling you this is, you have to go with a very clear mind that it is not the end of the world, but I will give my best. Okay? So the moment that is been taken care of, your mind will be relaxed, calm. ठीक है? आप जैसे जो है, अगर आपको मानेंगे, अगर if you are very comfortable in computer delivered tests, so what you can do is कि आप computer delivered test दे दीजिए। आपने जैसे कहा आप लिसनिंग में, रीडिंग में और स्पीकिंग में आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आप राइट बैंड ले आएंगे, ठीक है। हमारा एक प्रोडक्ट है जिसे कहते हैं वन स्किल रीटेक, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपका जो है रीडिंग में अच्छा बैंड नहीं आएंगे, ये आपको लगता है, मैं मानता नहीं, ठीक है। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि फिर आप जो है ना वन स्किल रीटेक में वही जो है रीडिंग सेक्शन आप दोबारा दे सकते हैं। सो आप समझने की कोशिश कीजिए, आईएलटीएस को डिजाइन किया गया है बेस्ड ऑन दी कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो वी आर वेरी कस्टमर सेंट्रिक। तो हम चाहते हैं कि आपका परफॉर्मेंस जो है जिस लेवल का है आप उसी तरह परफॉर्म कीजिए, ठीक है। तो मेरा सजेशन आपको यह है, जैसे सर ने कहा कि पहले तो मेडिटेट कीजिए। दूसरा, आप बोलो वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा, मेरा राइट बैंड नहीं आएंगे, ठीक है, मैं दोबारा अटेम्प्ट कर सकती हूँ। अगर मैं वन स्किल रीटेक देती हूँ तो मुझे वही पेपर देना पड़ेगा और 60 डेज के अंदर मैं कभी भी दे सकती हूँ, ठीक है। Yes, anyone else with Yes. question? Yes. Hi sir, my name is Tia and my question is that I don't know even basic typing and sir has told us that in near future the exam will be only conducted by computer mode. So what should I do for that? Okay. First of all, I'm not aware basically whether it is going to be only on computers. I'm not very sure of it. Yes, we are thinking on those lines, but currently we're not very sure of it. Okay. But anyway, since you have asked me this question, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, 1 मिनट में आप कितने वर्ड्स लिख सकते हैं? 1 minute 30 to 40 words. मेरे हिसाब से आप 10-12 वर्ड्स लिख पाएंगे, ठीक है। और आप एक हाथ से लिखते हैं, ठीक है, लिखेंगे आप एक हाथ से लिखते हैं ना, ये तो मानते हैं आप, ठीक है। और आप टाइप किससे करते हैं? तो ये ठीक है, 2 हाथ से आप करते हैं, ठीक है। जनरली ऑन एवरेज 35 वर्ड्स पर मिनट आप लिख सकते हैं अगर आप टाइप कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ 2 उंगलियां यूज भी कर रहे हैं। सो इट इज वेरी इजी टू टाइप, ठीक है, ऑन कंप्यूटर। दूसरी मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूँ कि आप जब व्हाट्सएप करते हैं वो ज्यादा इजी होता है, लिखना ज्यादा इजी होता है? WhatsApp. आपने मेरा आंसर दे दिया। Yes, next question again. Good evening, sir. My name is Shivani, and my question is: will there be any chances of making IELTS exam easier?
It's already easy exam. Trust me, it is a very easy exam. It's very easy to score 9 bands. सबसे मुश्किल पता है क्या होता है? कौन सा बैंड होता है? बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस बैंड को लाने के लिए, क्योंकि आप ना लिखेंगे, पहले आप 18,000 रुपए देंगे और आप उसमें कुछ लिखेंगे भी नहीं, ठीक है, सबको देख रहे हैं. So it is the easiest exam. The only thing that you have to understand is you have to understand the format of the examination. Okay. दूसरी बात है, आपसे मैं अगर पूछूंगा आपकी मदर टंग कौन सी है? Is it easy to acquire or it is difficult to acquire? Easy. It is very easy to acquire. क्यों easy है? Because रोज-बरोज हम गुजराती में ही बात करते हैं. रोज कब से कर रहे हैं? जब से मैंने बोलना शुरू किया था. जब से आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया है बोलना, ठीक है, दैट मीन्स आपने ये लैंग्वेज को एक्वायर किया, दैट इज करेक्ट, ठीक है. तो आप मान के चलिए इंग्लिश भी उतनी ही इजी है जितनी इजी गुजराती एक्वायर करना है, बट द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू ओपन अप एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट दैट आई कैन लर्न इंग्लिश, ठीक है. सो आप मान के चलिए, मैं एग्जांपल आपको कोट करता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके 5 बैंड हैं और आप 6 बैंड में जाना चाहते हैं, तो आपको कितना टाइम लगेगा वो करने के लिए आपके हिसाब से? 10 to 15 days if I am practicing. It takes 120 hours, ठीक है. तो आप 5 बैंड से 6 बैंड जाने के लिए 120 घंटे आपको लगते हैं अगर आप प्रॉपर्ली आप एफर्ट्स डालते हैं, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी टेकिंग यू मच ऑफ टाइम. तो आप मान लीजिए कि अगर आप 7-8 बैंड देख रहे हैं तो कितने घंटे पढ़ने हैं? 240 घंटे. So it's a very easy test. It's not difficult to acquire that kind of balance. The only thing is that you need to practice. You have to also understand exactly कि फॉर्मेट एग्जाम का क्या है, तो आप उसके लिए मेंटरशिप लेंगे तो अच्छा है. Good evening, sir. My name is Yash Shankar, and I would like to ask you that what specific daily routine would you recommend for students? Okay, that's a very interesting one. What is a daily routine that I would recommend is it totally depends upon the how much time you have in your hand. Okay, let's say आप सेकेंड ईयर में हैं, मान के चलते हैं, तो यू हैव 1 year in your hand, ठीक है. सो एंड मैं मान के चलता हूँ कि आपकी जो है इंग्लिश इज नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज एंड यू आर नॉट प्रोफिशिएंट इन दिस लैंग्वेज. सो मेरा मानना है कि आप 15 मिनट रोज का पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है. उसको फिर ग्रेजुअली 15 से 20 मिनट, 20 से 30 मिनट करेंगे, ठीक है. उसके बाद आपके पास आपको एक मेंटरशिप भी लेनी पड़ेगी, बिकॉज या फिर आपको IELTS.org में जाके पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है. फिर फॉर्मेट के बाद आपको फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट देना पड़ेगा. डायग्नोस्टिक टेस्ट देने के बाद आपको किसी से इवैल्यूएट करवाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली व्हाट वेयर आई एम दैट, ओके. क्योंकि हमने आपको देखा होगा तो पब्लिक डोमेन में हमने आपको बैंड डिस्क्रिप्टर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है. बैंड डिस्क्रिप्टर से आपको पता चलता है कि वही बैंड डिस्क्रिप्टर जो है वो एग्जामिनर भी यूज करता है फॉर असेसमेंट, बट वो क्या होता है, वो मोर डिटेल होता है, ठीक है. तो उस बैंड डिस्क्रिप्टर को आप समझ सकते हैं, तो आप देखेंगे आप इजीली जो है ना आप अपने बैंड को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है. दूसरी बात, अगर आप बात करते हैं मुझसे, एक एग्जाम्पल मैं आपको कोट करना चाहूँगा. जैसे अगर मान लीजिए आप लेक्सिकल रिसोर्स, जिसे हम वोकैबुलरी कहते हैं, ठीक है. अगर आपको अपना वोकैबुलरी और लेक्सिकल रिसोर्स को इनहैंस करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके 4 दोस्तों होंगे, ठीक है. तो 4 दोस्तों में आप क्या कर सकते हैं, जैसे पहला दोस्त है उसको बोलो कि आप 4 नए वर्ड पढ़ के आइए, आप फिर 4 नए वर्ड पढ़िए, ठीक है. इस तरह आप 4 दोस्तों में कितने वर्ड हो गए, 16 वर्ड हो गए, ठीक है. नेक्स्ट डे अगर मिलते हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि मैंने ये 4 वर्ड ये है, इसका मीनिंग ये है, सेंटेंस में हम उस पर यूज करते हैं. तो आपका रीइंफोर्समेंट हो गया. उसी तरह वो आपका दोस्त आपको 4 वर्ड बताएगा, सेंटेंस रीइंफोर्समेंट. तो एक दिन में आपने कितने वर्ड सीख लिए, 16 वर्ड सीख लिए. तो आप कोलैबोरेटिव एफर्ट्स भी डाल सकते हैं. देयर आर मेनी स्ट्रैटेजीज दैट यू कैन यूज टू इंप्रूव योर IELTS स्कोर. और सर इसमें मैं ये बोलूंगा कि अगर ज्यादा देर एवरीडे 1 hour, इट्स अ स्किल बेसिकली, एज यू सेड 1 hour, यू नो, मतलब सर ने जो बोला दैट इज 100% ट्रू. Dedicated 1 hour every day, and eventually you'll be master in this language. Then you can easily crack IELTS. It's not a big deal. Not at all. Not at all. I can give it in black and white. This Personally, it's my experience. Many of my students, they are from Gujarati medium background. They have managed to get even 8 bands also.
So it is like, you just need right practice and everyday dedicated efforts. Today itself we have felicitated a girl Yes. who has scored 8.5 ranks. She's one of you. Yes. She's one of you. Anyone with any other questions? myself Mansi and my question is क्या हम आंसर शीट में एक बार लिखने के बाद फिर से रिचेक करके लिख सकते हैं? आंसर शीट में आप किस सेक्शन की बात कर रहे हैं? पेपर बेस पेपर बेस की आप बात कर रहे हैं। पेपर बेस में से आप किस स्किल की बात कर रहे हैं? लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग? लिसनिंग रीडिंग लिसनिंग और रीडिंग में डेफिनेटली आप स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। अवॉइड कीजिए, ठीक है, अवॉइड कीजिए बिकॉज आपका जो स्पेस है वो बहुत कम है, तो आप काटेंगे। बट आप अगर लिखते हैं राइट आंसर वो एसेस होगा, बट सजेस्टेड है, रिकमेंडेड है, अवॉइड कीजिए। सर व्हाट अबाउट राइटिंग? राइटिंग में देखिए अगेन मैं कहूँगा कि अवॉइड कीजिए बिकॉज आपका पीनलाइज तो नहीं करेंगे हम, ठीक है, हम उसको आपको पीनलाइज तो नहीं करेंगे, बट आप अगर क्लीनली लिखेंगे पढ़ने में अच्छा लगता है। और गलती हो गई बट इन केस करिए, बिल्कुल करना चाहिए। एंड सर इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आया। इसमें फिर अगर आप देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप गलती करेंगे तो मैं मानता हूँ कि आपको CDBS उसका एक रीजन मैं बता रहा हूँ कि आप टाइप करते हैं। CDBS की एक खासियत ये भी है कि आपने जो टाइप कर दिया है और आपको लगता है कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है ना ऊपर नहीं आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, उसे कट कॉपी पेस्ट करके भी आप कर सकते हैं। और सर इसके ही रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या पूरा ब्लॉक लेटर में हम लोग लिख सकते हैं पूरा राइटिंग? सर देखिए मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, एंड आप पीनलाइज होंगे ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। Yes, anyone with any other questions? Hello sir, my name is Sharma. Sir, my question is how can I improve my writing module? Because I am lacking in grammar and lexical as well. Okay. So what I've understood is you're asking me exactly how can I improve in my. My writing module, because there are some. I think sir will be the right person to give you this answer. So yeah, he is the right person because you have taken a very wise decision of enrolling yourself into Sumeric Academy. So he will definitely take care of it. Okay. See, understand how can you improve? Okay. The most critical thing is you have to understand what the examiner is expecting out of you. So अगर आप देखेंगे कि अगर आप बैंड डिस्क्रिप्टर को डाउनलोड कीजिए, ठीक है, उसमें आपको 4 पैरामीटर हम एक्सेस करते हैं। टास्क 2 में क्या बता सकते हैं, क्या क्या है वो? Coherence, lexical analysis, grammatical and टास्क रिस्पॉन्स, task. ठीक है, टास्क रिस्पॉन्स है, कोहेरेंस एंड कोहेजन है, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी है, लेक्सिकल रिसोर्सेज। तो आप अगर सोच लीजिए, मैं एक एग्जांपल आपसे कोट करता हूँ, आप मान लीजिए कि आपने कंक्लूजन नहीं लिखा, तो टास्क रिस्पॉन्स में मैक्सिमम बैंड आपको क्या मिलने के चांसेस हैं? 5, ठीक है, वो बैंड डिस्क्रिप्टर में क्लियरली लिखा है, आप चेक कर लेना। तो आप समझने के लिए आपने टास्क रिस्पॉन्स नहीं लिखा तो मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा? 5 बैंड मिलेगा। अब मान लीजिए आपने बाकी कोहेरेंस एंड कोहेजन, लेक्सिकल रिसोर्स, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी में 8 कर लिए, ठीक है, तो आपका ओवरऑल 8 बैंड तो नहीं आएगा जस्ट बिकॉज आपने एक चीज छोड़ दी थी। तो आपको ये समझना होगा कि हमारा फॉर्मेट कैसा है, वो आपको सर बताएंगे और आपको क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूँ, ठीक है, फॉर्मेट क्या है इसका? टास्क 2 का Main introduction, body paragraph 1, body paragraph 2 of the debate and then end with the conclusion. ओके। सो मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आप सबसे पहले क्या लिखते हैं? Introduction. सबसे पहले आप कंक्लूजन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप आइदर फॉर है या अगेंस्ट है, आप पहले कंक्लूजन निकालते हैं कि मैं इसके सही जा रहा हूँ या इसके अगेंस्ट जा रहा हूँ, फिर आप स्ट्रक्चर्ड में आते हैं, ठीक है, ठीक है। अब अगर आप मान लो आपने कोहेरेंस एंड कोहेजन ढंग से नहीं लिखा, ठीक है, तो कोहेरेंस एंड कोहेजन होता क्या है मुझे बताएंगे? How am I accurate in my information? How much accurate with the given task? So that kind of फ्लो फ्लो ऑफ ऑफ अ टास्क, ठीक है। हम अगर हम बात करें कोहेरेंस एंड कोहेजन,
जैसे अगर मुझे कोई पूछे मेरे को अहमदाबाद से मेरे को बड़ौदा जाना है तो पहले आएगा अहमदाबाद, फिर आएगा नडियाद, फिर आएगा आनंद, फिर आएगा वडोदरा, करेक्ट? पर अगर मैं बोलूँ मैं पहले अहमदाबाद से आनंद जाऊंगा, आनंद से फिर नडियाद आऊंगा, नडियाद से वडोदरा जाऊंगा, सो आई गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है? आई एम कंफ्यूज्ड एंड आई एम कंफ्यूजिंग समबडी एल्स। सो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप जो बैंड डिस्क्रिप्टर को ढंग से पढ़ेंगे, सो आप 100% जो है आपका जो भी बैंड डिजायर्ड बैंड है आप स्कोर करें। So thank you so much all the students and thank you so much sir, आपने इतने अच्छे आंसर्स दिए सबको और सबके डाउट्स क्लियर किए। Now I'm going to move towards the last section, last set, that is I will be asking you certain myths, common things that people generally talk about related to IELTS. आप बताना whether it is correct or incorrect. Okay, so मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या मंथ एंड में IELTS एग्जाम देने से पेपर टफ आता है? इट्स अ मिथ। आप कभी भी एग्जाम देंगे, एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, आपको एक ही टाइप का मतलब फॉर्मेट, एक ही टाइप का असेसमेंट होगा। ओके, सेकंड पॉइंट, क्या IELTS एग्जाम में जिस दिन एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग साथ में होता है उस दिन पेपर ज्यादा इजी रहता है? बहुत बड़ा मिथ है, वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगेन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप कभी भी एग्जाम दीजिए, ठीक है? ACGT हो या अकेडमिक्स हो, कभी भी एग्जाम दीजिए, इट्स अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। क्या ज्यादा जल्दी डेट बुक करने से ज्यादा बैंड्स आते हैं? अगेन इट्स अ वेरी बिग मिथ, बट देन इन दैट केस अगर आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखें इट्स अ राइट कॉल, मैं मानता हूँ, बट ये मिथ है। बिकॉज आप समझने की कोशिश कीजिए, आपने अगर एडवांस में डेट बुक की है, सो यू नो इट वेरी वेल दैट कि ये इस दिन को मैं एग्जाम दूंगा, तो आप क्या करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं वो बहुत सीरियसली करते हैं और उसको आप पोस्टपोन नहीं करते, बिकॉज यू आर डेडलाइन टू मीट। सो अगर आप देखे जाएंगे एज अ स्ट्रेटेजिक कॉल, यू शुड टेक दैट कॉल, बिकॉज देन you will see a marked improvement in your overall band score. मैं सर जनरली बच्चों को 1-1.5 महीना पहला बुक करने का ही है। That's the right strategy. This is what they need to do. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या रीडिंग में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में सेंटेंस की लेंथ ज्यादा हो तो मैक्सिमम चांस है कि वो ट्रू ही होगा? दिस इज द क्वेश्चन बाय द स्टूडेंट्स। Again, it's a very big myth. True false not given जो जनरली क्वेश्चन अगर आप देखा जाएगा, दिस इज मेंट फॉर सम। अगर आप देखेंगे हमारा असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है, हम अगर 40 क्वेश्चंस होते हैं, एक बैंड 5 और बैंड 7 में हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? लैंग्वेज के साथ प्ले करके। सो ट्रू फॉर नॉट गिवन में कैंडिडेट्स थोड़ा उसको हिचकिचाहट होती है, थोड़ा चैलेंजिंग इसके लिए लगता है, बिकॉज इट्स ऑफ अ हायर बैंड। तो इसी के लिए अगर वो लंबा हो या छोटा हो नहीं होता है, इससे कोई फर्क पड़ता है। और अगर लंबा है तो उसका मतलब ये नहीं है वो ट्रू है, अगर वो छोटा है। ऐसे सर YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं एक्चुअली, एम आई राइट? यस हाँ, सो थैंक यू फॉर। एक चीज मैं आपसे जरूर बात करना चाहूंगा कि फॉर हेवन सेक इन्फ्लुएंसर जो है ना, वो सिर्फ इन्फ्लुएंस करने के लिए आए हैं, प्रैक्टिकली उनका कोई लाइफ में पर्पस नहीं है, ठीक है? एज ए एंटरटेनमेंट देखिए, आप मेंटरशिप ले रहे हैं, आपके जो मेंटर है वो आपको जो बता रहे हैं, ठीक है, आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है? मैं हमेशा इस चीज को कहता है, यू हैव अ राइट टू क्वेश्चन, आपका एक राइट है क्वेश्चन करने का, बट यू डोंट हैव अ राइट टू आर्ग्यू, ठीक है? सो आप जब भी मेंटरशिप में आ रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन है, लेजिट क्वेश्चन है, तो आप डेफिनेटली कीजिए। पर आप पहली बार जब आते हैं तो आप बाहर देखेंगे इनका एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें उनके स्कोर्स लगे हुए हैं, बैंक स्कोर्स, वो भी एक बार अगर देख लीजिए, सो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि ये हैज अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ गेटिंग कैंडिडेट्स 7+ बैंड्स। अच्छा हुआ सर बताया, नहीं तो कई बार क्या होता है सर YouTube पे ये आया है, सर ऑनलाइन ये आया है, एंड दिस इज हाउ दे कम विद द क्वेश्चंस। YouTube में तो मैं भी सुपरमैन हूं। Okay sir, so next question is like, do you think that IELTS requires American and British accent? If I have better accents, will I get more bands for? No, you don't. You have to have a neutral accent. आपका जो accent है उसको use कीजिए. You are comfortable with this thing. You have been speaking this language for a very long time. But you have to be very clear. Your pronunciation has to be clear. That's it. That is what I would like to share. अब सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है,
कुछ टेस्ट सेंटर्स जो मैं सबसे ज्यादा सुनता हूँ, कुछ टेस्ट सेंटर्स जैसे कि राजकोट और महसाना हो गया, वहां पे ज्यादा बैंड्स आते हैं, कुछ में कम। बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी आपका पेपर जहाँ पे भी आप देते हैं एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में आता है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होता है एग्जामिनर्स को। सो आप कहीं से भी एग्जाम देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि मैं ये मानता हूँ कि आपको जब भी एग्जाम देना है तो आपका जो नियरेस्ट सेंटर है ना, वहीं एग्जाम देना चाहिए। बिकॉज आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप मान लीजिए नडियाड में ही आपका टेस्ट सेंटर है, ठीक है, आपको कितना टाइम लगेगा यहाँ से पहुंचने में? हार्डली 20-25 मिनट। आप राजकोट में अगर आप जाके एग्जाम देंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो 5 घंटे अंडर स्ट्रेस और एंजाइटी है आप कि मैं टाइम पे पहुंच पाऊंगा, रास्ते में कुछ हो जाएगा। तो अंडर स्ट्रेस एंड एंजाइटी विल इम्पैक्ट योर बैंड स्कोर, इट विल नॉट गिव यू अ बेटर बैंड स्कोर। जबकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, ये मिथ है। आपको जो भी टेस्ट कहीं से भी देता है, एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में जाता है, वहां से फिर वो एग्जामिनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। इट्स अ बिग थिंग। So next question is like many candidates think that universities do not accept IELTS scores if one skill retake is taken. See, it's a mixed bag. अगर आप देखे जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप देखे जाएंगे ऑल यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट्स इट, इट इज आल्सो एक्सेप्टेड फॉर वीजा। आप यूके में देखे जाएंगे फ्यू यूनिवर्सिटीज आर एक्सेप्टिंग इट, बट इट इज एक्सेप्टेड फॉर योर वीजा। उसके बाद अगर आप कनाडा में देखोगे फ्यू यूनिवर्सिटी आर एक्सेप्टिंग इट, बट देन इन दैट केस इट इज नॉट एक्सेप्टेड फॉर your visa. So country to country it varies. So I can say that to a certain degree it's a fact, but then in most of the cases they are accepted. And sir, retake में lower score आया तो previous result valid नहीं रहेगा? It's a myth. It's a myth. It's a big myth. आपका जो मैंने आपसे जिससे डिस्कशन कर रहे थे, हमने पहले भी बताया था कि आपको कि आपका जो टेस्ट है दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो आप पहला TRF अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो दैट इज वैलिड, आप दूसरा TRF प्रोड्यूस करेंगे तो दैट इज वैलिड। और सर कैंडिडेट्स बिलीव दैट ज्यादा लिखने से ज्यादा बैंड्स मिलते हैं राइटिंग में, मींस इफ दे आर हैविंग मोर वर्ड्स दे आर गोइंग टू गेट बेटर स्कोर्स। इट्स अ वेरी बिग मिथ, इट्स अ वेरी बिग मिथ। लॉजिकली अगर आप मुझसे अगर बात करेंगे, आप अगर ज्यादा वर्ड लिखेंगे तो आप ज्यादा गलतियां करेंगे, आप ज्यादा गलतियां करेंगे तो आपके ओवरऑल डांस स्कोर में इम्पैक्ट आएगा। सो इट्स अ बिग थिंग। एंड सर वेरी लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, कुछ एग्जामिनर ज्यादा अच्छे बैंड्स देते हैं और कुछ थोड़े से खड़ूस होते हैं। ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे सारे एग्जामिनर जो है स्टैंडर्डाइज्ड हैं, नॉट टू दैट एक्सटेंट। हमारे एग्जामिनर्स को भी हम टाइम टू टाइम रीअसेस करते हैं कि whether they are standardized or they are not standardized. So it's a very big difference. कि सर एक क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है कि अगर हम में से किसी को IELTS एग्जामिनर बनना हो तो व्हाट इज द प्रोसेस? सर व्हाट इज द प्रोसेस? इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। अगर आप उसमें से एक मेरे से अगर बोलोगे, बिकॉज इफ आई स्पीक ऑन दिस थिंग इट विल टेक एटलीस्ट 1 hour फॉर मी टू एक्सप्लेन इट। इट्स अ वेरी लेंथी एंड रिग्रेस प्रोसेस। ओके, बट एक रिक्वायरमेंट तो मैं आपसे डेफिनेटली शेयर कर सकता हूँ कि IELTS में उनको मिनिमम 9 बैंड चाहिए। सो अगर उनके पास मिनिमम 9 बैंड नहीं है तो दे कैन नॉट बिकम एग्जामिनर, एंड इट्स वेरी लॉजिकल, क्योंकि आप कैंडिडेट को असेस कर रहे हो। अगर आप खुद 9 बैंड नहीं ला सकते हो तो आप एक 9 बैंडर को कैसे असेस कर सकते हो? ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल क्वेश्चन आंसर सेशंस। ओके, एंड आई होप कि आप सभी को भी बहुत मजा आया होगा एंड यू हैव गॉट द क्लैरिटी अबाउट लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो विल कीप हैविंग सच सेशंस फॉर यू इन फ्यूचर आल्सो, एंड आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। थैंक यू।